हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के वीडियो में हम जो टॉपिक करने वाले हैं एंड द टॉपिक इज़ वर्क पावर एंड एनर्जी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस स्टार्ट द कंटेंट्स ऑफ द टॉपिक टुडे। हमारे कंटेंट्स आज के क्या क्या होने वाले हैं। हम पढ़ेंगे वर्क वर्क पढ़ने वाले हैं। हम वर्क एनर्जी थ्योरम देखने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। बिना वर्क एनर्जी थ्योरम के वर्क पावर एनर्जी पढ़ना मतलब क्या ही पढ़ा आपने, अगर आपने ये थ्योरम नहीं पढ़ा तो। फिर हो गया एनर्जी, हो गया काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, हो गया पावर, हो गया कोलिजन्स, हो गए कोलिजन्स इन 1 और 2 डायमेंशंस, और लास्ट में एक टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो लेट स्टार्ट द टॉपिक। वर्क क्या होता है फ्रेंड्स? वर्क, whenever a force is applied on a body and the body moves a certain distance, then it is said that वर्क इज़ डन। सिंपल सी बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वर्क क्या होता है? वर्क वो होता है फ्रेंड्स जिसमें आपने फोर्स लगाया किसी बॉडी पर, आपने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया और वो बॉडी जो है डिस्प्लेस हो गई अपनी जगह से, है ना, कोई कुछ डिस्टेंस मूव कर गई। तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। और ये होता है डॉट प्रोडक्ट फोर्स डॉट डी या एफ डॉट प्रोडक्ट। हमें पता है हम कॉस थीटा से डिनोट करते हैं। हम या तो विदाउट डॉट प्रोडक्ट भी डिनोट कर सकते हैं या एफ डी भी लिख सकते हैं, एफ डब्ल्यू इज गुड एफ डी कॉस थीटा। अब यहाँ फोर्स के दो कंडीशंस है। एक फोर्स या तो लीनियर डिस्टेंस हो सकता है विदाउट एनी एंगल और एक होता है फोर्स अगर किसी एंगल पर इंक्लाइंड है, जैसे इसमें दिख रहा है आपको, इस एंगल पर इंक्लाइंड है। तो फोर्स को आपको क्या करना पड़ेगा? रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स हमने पहले पढ़ा हुआ है वेक्टर में, है ना। तो हमको पहले फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, एफ कॉस थीटा इंटू इंटू डी। उसमें भी दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक तो डी हो सकता है अलग से कंपोनेंट डी, या तो डी इंक्लाइंड हो या तो एफ इंक्लाइंड हो, दोनों को आप रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो अलग अलग केस हो सकता है फ्रेंड्स, हर केस में आपका एक सोल्यूशन बनता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू वर्क डन ऑफ बाय नेट फोर्स। मतलब आपके पास एक काइनेटिक एनर्जी एक है डिफरेंस, फाइनल के ई माइनस इनिशियल के ई। आपके पास एक बॉडी है, के ई कैसे होता है फ्रेंड्स? जब कोई बॉडी मूव कर रही है ना। तो आप जब बॉडी मोशन में है तो आप उसका उस डिस्प्लेसमेंट होगा तभी बॉडी कहलाएगा, क्योंकि तभी हमको डी दिखेगा, है ना। डी कब आएगा? जब एक बॉडी यहाँ पर एक बॉडी रखी है, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो गई है ना। तो बॉडी मूव कर रही है, तो मूव करी तो काइनेटिक एनर्जी हो गई बॉडी पे ड्यू टू बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो हम क्या करेंगे उसमें? फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे जिसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी उस समय काइनेटिक एनर्जी, जब वेलोसिटी मिनिमम होगी तब एक काइनेटिक एनर्जी। उन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो जो डिफरेंस है वो एक वर्क डन कहलाएगा। ये घुमा फिरा कर एक ही बात बताया गया वर्क डन के बारे में। ये बस थ्योरम इंपॉर्टेंट है। आपको बाई वर्च्यू ऑफ मोशन कुछ वेलोसिटी के कारण एक एनर्जी मिलती है, वो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं हम, और उसके बाद हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं और उनका डिफरेंस जो है वो हमारा कहलाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, मतलब आपने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया। इनिशियली वो बॉडी पर आपने धीरे धीरे फोर्स लगाया, आपको समझ में आ गया कि बॉडी हिलने वाली नहीं है ना। तो आप क्या करें? अब धीरे धीरे करके अपने फोर्स को बढ़ाते चले गए। तो आप फोर्स को बढ़ाते गए तो आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं है, बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, आपको इनिशियली अंदाज़ा नहीं है कि किस बॉडी पर कितना फोर्स लगेगा अगर भारी बॉडी है ना। तो उस कंडीशन में आप इस थ्योरम का, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। आप देखते हैं कि इनिशियली फोर्स, इनिशियल लेवल पर कितना फोर्स लगा रहा है, फाइनल पॉइंट पर कितना फोर्स लगा रहा है, और उन दोनों फोर्स को आप अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास जो मिलता है दैट इज़ वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। या इसको अगर हम इस एरिया के थ्रू हम कैलकुलेट करें तो एरिया क्या शो कर रहा है? एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व किस वर्क डन। ठीक है, फोर्स ये आपके पास, अपने क्या किया? कुछ नहीं किया। इस जो कर्व है ना, इस कर्व को नंबर ऑफ इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में। तो एक रेक्टेंगल का एरिया जो हो गया वो डेल्टा ए हो गया। ठीक है, डेल्टा ए क्या हो गया आपका? ये हॉरिजॉन्टल डेल्टा एक्स हो गया। एक मिनट, इसको समझते हैं थोड़ा। ये आपका साइज जो है ये वर्टिकल डेल्टा आपका फोर्स शो कर रहा है, और नीचे जो है डेल्टा एक्स हो गया। ठीक है, एक एक कंपोनेंट आपका फोर्स शो कर रहा है, एक एक वर्टिकल कंपोनेंट। नंबर ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट्स आपको ऐसे इंटीग्रेट करते जाएंगे तो आपको सारे फोर्स एक साथ मिल जाएंगे। उसको मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स कर दिया आपने, यहाँ दिख रहा है आपको डेल्टा एक्स है। तो वो मिल गया आपको, डब्ल्यू इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो समेशन एक्स इज इक्वल टू आई टू समेशन एक्स इक्वल टू एफ डेल्टा एक्स। तो ये हो गया आपका एफ डी एक्स। सो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व इज वर्क डन।
आगे नेक्स्ट, एनर्जी। एनर्जी मतलब द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ द वर्क। हमने पहले मैंने थोड़ी देर पहले बताया था काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बाई वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी मीन्स वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ये हो गया आपका एक तरह से ये भी ऐसे भी निकालते हैं, डेल्टा के इज गुड एफ एक्स एफ डेल्टा एक्स। तो ये भी काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पावर, ये सारे इंटर रिलेटेड है फ्रेंड्स, है ना। ये सारे इंटर रिलेटेड हैं। बहुत आप एक दूसरे को आप एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, हमें पता है इसका यूनिट जूल होता है। और इसका अगर डायमेंशन फॉर्मूला निकाले एनर्जी का क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना। तो MLT-2/T टाइम कर दीजिए तो आपका आ जाएगा MLT-1, ठीक है। तो ये हो गया एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल मीन्स हमको पता है व्हाट इज पोटेंशियल। हम जनरली आम भाषा में बात करते हैं कि इस लड़के का पोटेंशियल अच्छा है, इसमें अच्छी कैपेबिलिटी है। पोटेंशियल मीन्स एक तरह की कैपेबिलिटी। तो आप वो लड़का कितना कैपेबल है, या वो इंसान वो व्यक्ति कितना कैपेबल है कोई भी काम करने के लिए, तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं, उस पोटेंशियल से, है ना। तो यही आपका पोटेंशियल हो गया। अब जब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो जब कोई पोटेंशियल किसी हाइट पर रखा हुआ है ना, तो हमें पता है पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ हाइट। तो इस हाइट पर जो है यहाँ पर आपने पोटेंशियल इसकी बहुत ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। और जैसे जैसे नीचे आएगा वो पोटेंशियल जो है काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू वर्च्यू ऑफ मोशन एंड पोटेंशियल इज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। तो पोजीशन पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है ना। जैसे जैसे आपने थ्रो किया वेलोसिटी जीरो थी, यहाँ पर जीरो काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती गई काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती गई, पोटेंशियल एनर्जी हाइट के कारण कम होती गई। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पर इस पोजीशन पर जहाँ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल हो जाएंगे। के ही नीचे से धीरे से जीरो टू मैक्सिमम हो रहा है और पी मैक्सिमम टू जीरो हो रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर हमको मिलता है वेलोसिटी की वैल्यू v इज इक्वल टू √2gh, ठीक है। हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। अब एक पॉइंट फिर नीचे आएगा जहाँ दोनों जब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों जीरो हो जाएंगे क्योंकि वो रेस्ट पे आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट, मैकेनिकल एनर्जी। सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज टोटल मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी। तो ये दोनों का सम कहलाता है फ्रेंड्स। फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम वी गेट काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन पर यूनिट टाइम। डेल्टा के इज इक्वल टू एफ एक्स डेल्टा एक्स फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्स अगर कंजर्वेटिव है तभी ये थ्योरम एप्लीकेबल है फ्रेंड्स। अगर फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है तो ये थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि हमें पता है कंजर्वेटिव फोर्स अगर फोर्स नहीं है तो आप उसका कर्ल निकालोगे तो वो जीरो नहीं आएगा, जीरो वैल्यू आनी चाहिए, तो वो कंजर्व नहीं होना चाहिए। मीन्स आपने फोर्स लगाने के पहले और फोर्स लगाने के बाद अगर बीच में डेटा चेंज हो गया तो वो कंजर्वेटिव नहीं कहलाएगा, क्योंकि दोनों का टाइम इक्वल होना चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स डेल एक्स, ये हमें पता है पहले से। सो फ्रॉम टू अबाउट टू इक्वेशंस डेल्टा ऑफ के प्लस वी इक्वल टू जीरो, हैंस फ्रॉम इट इज क्लियर दैट सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, दिस प्रूव्स कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फ्रेंड्स, आप चाहे जिस थ्योरम में काम करो, जिस भी यूनिवर्स में काम करो, जिस ऑब्जेक्ट पे काम करो, ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज एप्लीकेबल सब पे। अगर एप्लीकेबल नहीं हो रहा तो कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत हो रहा है। आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हर जगह होती ही है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम अगर आप करेंगे तो दोनों का सम जो है वो हमेशा जीरो ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट, potential energy of a spring. The spring force is a variable force which is conservative in nature. In an ideal spring, according to Hooke's law, spring force Fs is equal to minus of kx and k is spring constant, x is deflection, work done by spring force Fs ये होता है, ये आपको दिख रहा है W is equal to x नॉट से x m, m is the mean position, ठीक है। ये मीन पोजिशन है, ये x0, ये x का मीन पोजिशन। आप मीन से यहाँ डिफ्लेक्ट करोगे तो स्प्रिंग आपको वापस खींचेगा, है ना। ये स्प्रिंग फोर्स है, डायरेक्शन जो दिखा रहा है आपका स्प्रिंग फोर्स है। अब इसको यहाँ खींचोगे, कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग आपको पुश करेगा। तो ठीक है, स्प्रिंग का काम क्या होता है, एक्टिंग अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। ये अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन एक्टिंग अपोजिट टू स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स हो गया डब्ल्यू इज टू माइनस हाफ के एक्स एम स्क्वायर, एम इज अ मीन डिस्प्लेसमेंट। एट द सेम टाइम वर्क डन बाय एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, प्लस हाफ के एक्स एम स्क्वायर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। स्प्रिंग फोर्स का होगा माइनस हाफ के एम स्क्वायर के एक्स एम स्क्वायर और उसका होगा प्लस हाफ के एक्स एम स्क्वायर, पुल एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स।
सिमिलरली पोटेंशियल क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हमें पता ही है, वी इज गुड होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर आप इसमें फोर्स निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, एफ इज गुड माइनस कर लीजिए माइनस डो वी बाई डो एक्स, तो आएगा माइनस के एक्स, हमने पहले देखा हुआ एफ इज गुड माइनस के एक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, तो ये सेम फ्रेंड्स आपको ये ग्राफ में दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी कर रही है। अगर जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वहाँ पोटेंशियल मिनिमम होता है, और जहाँ काइनेटिक मिनिमम होती है वहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। तो ये दिखा रहा है कर्व ई प्लस वी का कर्व, ठीक है। आपको कर्व से समझ में आ रहा है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किस तरह वेरी करते हैं आपस में। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वी एक्स इज गुड हाफ के एक्स स्क्वायर, यू कैन इजिली वेरीफाई, एफ इज गुड माइनस डो वी अपन डो एक्स करेंगे तो माइनस के एक्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी फ्रेंड्स। एनर्जी की कोई कमी नहीं है। जब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं हीट एनर्जी की, हम बात करते हैं केमिकल एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मास एनर्जी, इक्विवेलेंस। हीट एनर्जी क्या होता है फ्रेंड्स, जब किसी, ये तो बहुत कॉमन है, आप आए दिन देखते होंगे, जब कभी आप अपने हाथ रगड़ते हैं तो आपको हाथ में हीट महसूस होता है। क्यों होता है फ्रेंड्स, ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना। ये आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा। सिमिलरली केमिकल एनर्जी क्या होता है, ड्यू टू वेरियस केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस तो आए दिन हर जगह होते रहते हैं। आपने डे टू डे लाइफ में भी अपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, अपने केमिस्ट्री लैब से हम कई बार ऑब्जर्व करते हैं केमिकल रिएक्शंस, केमिकल न्यूक्लियर रिएक्शन से हम केमिकल रिएक्शंस ऑब्जर्व करते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, करंट फ्लोइंग, जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। हमने हीट के बारे में पढ़ा, हीट इज इक्वल आई स्क्वायर आर टी, वेयर हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, है ना। तो ये हमने पढ़ा है, ड्यू टू करंट और ड्यू टू रेजिस्टेंस और ड्यू टू टाइम हीट एनर्जी होती है। मास एनर्जी इक्वलेंस, ई इज गुड एम सी स्क्वायर, ये वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था मास एनर्जी इक्वलेंस, ई इज गुड एम सी स्क्वायर। एटॉमिक एनर्जी लेवल, एटॉमिक लेवल पर ये देखा जाता है जनरली, ज़्यादातर जो है एटॉमिक लेवल पर देखा जाता है। सिमिलरली न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह का एनर्जी जनरेट होता है। एक 1 ग्राम न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मान लो यूरेनियम 238 ले लिया आपने, तो उससे 931.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जनरेट होती है। दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये एक तरह का न्यूक्लियर एनर्जी है। और ये नेक्स्ट आता है द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की कोई कमी नहीं है, ये तो कंजर्वे हमने अभी जस्ट लास्ट स्लाइड में देखा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का आप सम कर देते हैं तो आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट पावर, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन पर यूनिट टाइम को भी हम पावर से डिनोट करते हैं, या डी डब्ल्यू बाई डी टी से भी पावर को डिनोट करते हैं। इसका यूनिट होता है पावर वॉट इन या जूल पर सेकंड। और लाइक वर्क एनर्जी, ये स्केलर क्वांटिटी है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, पावर इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, ऑल्सो 1 एस पी इज गो टू 746 वाट्स। और भी कई सारे यूनिट्स होते हैं पावर के, 1 किलोवाट आवर, एनर्जी का यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर, कन्फ्यूज मत होना फ्रेंड्स, किलोवाट इज यूनिट ऑफ पावर एंड किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट collisions, when two bodies come in contact with each other physically जनरली फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। कोलिजन क्या होता है फ्रेंड्स, जब कोई दो फिजिकल बॉडीज, जनरली फिजिकल होते हैं, फिजिकल बॉडीज एक दूसरे से टकराते हैं, कोलिजन कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर विथ फोर्स, जब फोर्स के साथ आते हैं तो जो होता है उसे हम कोलिजन कहते हैं। वेयर देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन, व्हेन देर इज लॉस ऑफ एनर्जी इट इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन भी दो टाइप्स के होते हैं बेस्ड ऑन लॉस ऑफ एनर्जी, जब कोई एनर्जी लॉस नहीं होती, एनर्जी कंजर्व होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है इलास्टिक कोलिजन, नॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है इन इलास्टिक कोलिजन। देखते हैं क्या होता है दोनों। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, सपोज मान लो दो बॉडीज M1 एंड M2 है, velocities of bodies initial velocities before collision u1 and u2, velocities of bodies after collision, ये दोनों एक्सचेंज हो जाएगा, v2 एंड u1 बन जाता है, v2 इज इक्वल टू u1 एंड u1 इक्वल टू v2, सो विच मीन्स वेलोसिटीज आर इक्वल आफ्टर कोलिजन ऑल्सो। जो वेलोसिटीज कोलिजन के पहले थी सेम वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन हो गया, तब इस तरह के कोलिजन को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन्स, ठीक है। अब इन इलास्टिक कोलिजन इसका एग्जैक्टली अपोजिट, वेलोसिटीज में बहुत डिफरेंस आ जाता है। क्या डिफरेंस आता है, ये है v1 वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 v1 हो गया m1 माइनस m2 अपन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपन m1 प्लस m2 इंटू u2, ये हो गया v1। और v2 हो गया m2 माइनस m1 अपन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 अपन m1 प्लस m2 इंटू u1, ये हो गया कोलिजन वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन।
सिमिलरली नेक्स्ट आगे देखते हैं कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। अगर 2D में अगर कोलिजन हो तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स हमें, हाफ m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। आफ्टर कोलिजन द पार्टिकल्स मूव इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, किस डायरेक्शन में जाता है ये बताना जरूरी है। कैलकुलेशन एनालिटिकल पार्ट तो आप सॉल्व कर ही लोगे, लॉजिकल आंसर आपको बताना पड़ेगा कि डायरेक्शन क्या क्या होता है लास्ट में, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा यहाँ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर सिंगल बॉडी माइनस v by u एंड कोफिशिएंट ऑफ फॉर 2 बॉडीज माइनस ऑफ v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस u2। रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट हुआ वीडियो इसका। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।